जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सी टेट एनसीईआरटी बुक। दोस्तों, अगर सी टेट का फॉर्म आपने ऑनलाइन कर लिया है तो सी टेट अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आपका पर्यावरण का बुक है, आप नहीं अगर पढ़ पाए होंगे तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं। ये पहला वीडियो है, यानी पहला डोज है, और दूसरा वीडियो आपको मिलेगा और तीसरा लास्ट होगा, यानी 3 डोज सी टेट एनसीईआरटी बुक पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के केवल आप 3 डोज ये ले लीजिए। आप कन्फर्म है कि 30 में 30 पाने के एथेंटिक हकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, पूरा जो भी इसमें क्वेश्चन टच किए गए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक भी एनसीईआरटी के बुक के अंतर्गत जो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो छूटा नहीं है। आप देखेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है चूहा। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं चूहा। चूहा के बारे में एनसीईआरटी के बुक में है एक कि चूहे के देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर पूछा जाए कि चूहा के बारे में, तो चूहा देखता कम है, ठीक है, लेकिन उसको सूंघने, अगर कोई आप वस्तु कहीं रखे हैं तो सूंघ करके वहां पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ पर जो ये सब्जी या जो आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, देख करके हो सकता है कि आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, लेकिन इसको खाने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर पॉइंट पढ़िएगा तो आप समझ लेंगे। लिंग हु फैन, ये जो पकवान आप सामने देख रहे हैं इसको लिंग हु फैन बोला जाता है, और ये हांगकांग का एक पकवान है। ठीक है, लिंग हु फैन कहाँ का पकवान है दोस्तों? तो ये हांगकांग का पकवान है। सॉरी, ये हांगकांग का पकवान है। ठीक है, ये हांगकांग का पकवान है और ये सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हांगकांग का ये लिंग हू फैन कहाँ का पकवान है। ठीक है, तो ये हांगकांग का पकवान है और सांप के मांस से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ये जो नारियल देख रहे हैं, तो नारियल ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो ये गोवा में देखने के लिए मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने कहीं गया और वहाँ पर नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तो आप किस राज्य में गए हैं? तो आप गोवा में गए हैं। ठीक है, तो गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। ठीक है, ये आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है, बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि नारियल के तेल में किस स्टेट के, किस राज्य के लोग नारियल के तेल में मछली बना करके खाते हैं? तो गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो मूली गाजर जैसे कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो ये है दोस्तों टैपियोका। टैपियोका एक फल इसको कह सकते हैं, जो कि केरल में पाया जाता है और ये जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि टैपियोका कहाँ का फल है या कहाँ टैपियोका पाया जाता है? तो दोस्तों ये केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट अब पर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप मैना देख रहे हैं। ठीक है, तो मैना के बारे में एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है? तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, मैना के बारे में बोला गया कि मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। हो सकता है कि आपसे एनसीईआरटी के बुक के अंतर्गत जब जो प्रश्न पूछा जाए तो उसमें पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपने सिर को पीछे की तरफ घुमा सकता है? तो वहाँ आप मैना लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पक्षी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। दोस्तों, पक्षियां जो गर्दन अपना ज़्यादा हिलाती हैं वो क्यों हिलाती हैं? क्योंकि उनकी पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। अब पुतली नहीं घूम पाती है तो वो अपने गर्दन को ही हिला करके इधर उधर करके और उसके बाद देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। अब यहाँ पर देख, जो शख्स इंसान को आप देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है लुइस ब्रेल।
ठीक है। इनका नाम क्या है? लुइस ब्रेल। इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम बताना चाहें तो लुइस ब्रेल कैसे अंधे हो गए, ये जन्मांध नहीं थे, ठीक है। इन्होंने क्या था कि इनके पिताजी मोची का काम करते थे। मोची का मतलब जूता होता, सिलने उलने का काम करते थे लुइस ब्रेल के। तो क्या था कि ये लुइस ब्रेल छोटे थे और अपने पिताजी के साथ दुकान पर ही बैठे थे। तो जो मोची होती है, आप लोग देखे होंगे जूता या शूज या चप्पल इत्यादि जब आप सिलवाने जाते हैं तो वहाँ पर एक टेकुआ टाइप का अपना औजार होता है जिससे कि वो लोग सिलते हैं, ठीक है। तो वही जो मोची अपना थे और जो उनका सिलने वाला जो ये औजार था, इसी से उन्होंने खेलने के क्रम में ही इन्होंने अपने आँख में चुभो लिया, ठीक है। और इनके आँख में जब चुभ गई ये नुकीला वस्तु, तो ये हुआ कि इनका दोनों आँख खराब हो गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, अब कैसे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने लुई ब्रेल का आविष्कार किया। इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया और ब्रेल का नाम, चूँकि उनका लुइस ब्रेल नाम था, इसलिए इस ब्रेल को लुइस ब्रेल के नाम से इस लिपि को हम लोग जानते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है। ब्रेल में दोस्तों 6 डॉट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, ब्रेल में दोस्तों 6 डॉट होते हैं और इसी 6 डॉट के आधार पर ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये मोटे पन्ने पर क्या होता है कि एक टेकुआ होता है, उसे स्टाइलस बोलते हैं, ठीक है। और उसी से हम लोग गोद गोद करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 और 6 डॉट होते हैं। जैसे क हमें लिखना है, ठीक है, क लिखना है तो क के लिए हम 1 2 6 लिख सकते हैं, या जो होता है वो अपना लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके बारे में, ब्रेल के बारे में, लुइस ब्रेल के बारे में। तो ब्रेल पद्धति एक तरह से लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ाने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। इस पद्धति का आविष्कार 1821, यानी लुइस ब्रेल जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल, यानी जो नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे लुइस ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं, ठीक है। दोस्तों अब मकान के बारे में आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों अब देखेंगे जनरली यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये है मकान है और मकान के बारे में सी-टेट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो लद्दाख में पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी के बने होते हैं। इस तरीके से यानी जो लद्दाख में घर बने होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। ये पत्थर का बना हुआ है और इसका छत और फर्श दोनों क्या है? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि बांस के घर आप कहाँ देखते हैं, यानी बांस पर बने खंभे पर घर। तो असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो घर है मनाली। तो दोस्तों मनाली में जो घर पाए जाते हैं, मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले होते हैं। तो दोस्तों ये घरों के जो प्रकार हैं ये आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैच करने के लिए दे देता है कि मनाली में कैसे घर होते हैं, लद्दाख में कैसे घर होते हैं, असम में कैसे घर होते हैं, और उसका मिलान करना होता है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लेंगे। और राजस्थान में जो घरों का प्रकार होता है दोस्तों, तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। मिट्टी के घर जिनकी छत कटीली झाड़ियाँ से छाई होती है, ठीक है। ये सब राजस्थान के घर होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इसके बाद सेकेंड डोज यानी इसका पार्ट 2 आएगा, जो क्वेश्चन छूटे रहेंगे नेक्स्ट NCERT बुक आधारित क्लास पर, ठीक है। अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं।
इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। यहाँ आप लोग अब देख सकते हैं एक नाव दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये नाव यानी बल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं, ठीक है। जो ये लकड़ी का छोटी नाव बनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बल्लम कहते हैं। और ये छोटी छोटी नाव कहाँ चलती हैं, जो जिसको बल्लम कहा जाता है वो केरल में चलती हैं। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि केरल में जो छोटी छोटी नाव चलती हैं उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो बल्लम नाम से जानते हैं, ठीक है। केरल में जो नाव चलती है वो उसे क्या करते हैं, तो बल्लम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। यानी जो राजस्थान होता है वहाँ का, ये राजस्थान आप लोग जानते ही हैं, तो राजस्थान रेगिस्तान है, वहाँ पर क्या होता है ऊंट चलते हैं, तो इसलिए ऊंट के गाड़ी में बैठ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हाथी के बारे में, इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान से देख लेंगे। एक बड़ी हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और डालियां खा लेती है, ठीक है। ये हाथी के बारे में। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 3 घंटा ही सोता है, ठीक है। 2 पॉइंट, पहला 100 किलो से अधिक ज़्यादा लकड़ी घास फूस खाता है, 2 से 3 घंटे सोता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। 19 नंबर है, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हाथी के बारे में और हम लोग देखेंगे, तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथिनियां होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है कि जो हथिनियां होती हैं वो झुंड में 10 से 15 के ग्रुप में, 14 से 15 के ग्रुप में रहती हैं, और जो हाथी होते हैं वो 10 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष देखा जाए तो खेजड़ी का वृक्ष है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर देखा जाए तो खेजड़ी का जो वृक्ष है, ये खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। दोस्तों बिश्नोई शब्द आ गया है तो हम आपको बता दें कि जो राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, तो ये लोग जंगल को बचाने, जंगल और जंगल में रहने वाले जानवर को बचाने के लिए ये बिश्नोई समाज के लोग तत्पर रहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। बिश्नोई समाज जो है एक समाज है जो कि पर्यावरण की रक्षा करता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं बिश्नोई समाज के लोग, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है, और ये राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को काटना निषेध है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर खेजड़ी वृक्ष से अगर हम कहना चाहें तो दोस्तों खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसकी छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियां की सब्जियां बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियों की वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा पेड़ पाया जाता है जिसके छाया में बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। तो खेजड़ी का वृक्ष है, वो जो खेजड़ी का वृक्ष है और उसका जो छाल है, खेजड़ी के वृक्ष का छाल, ये दवा के काम आता है, जिसे सिनकोना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया लीची के बारे में। दोस्तों लीची देख करके तो मुंह में पानी आ गया। चलिए देखिए लीची, इससे भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो लीची अगर देखा जाए तो लीची कहाँ का सबसे अच्छा होता है, आप बता सकते हैं। मुजफ्फरपुर का लीची, ठीक है। तो बोचाहा बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ है, ठीक है। लीची का पेड़ तो हो गया, लेकिन लीची के पेड़ और मुजफ्फरपुर से संबंधित जो ये आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, वह फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। और जो यहाँ पर देखिए मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक,
अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ये आप समय याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आता है। मधुमक्खियों को अंडे देने का समय कौन सा है, तो अब मधुमक्खियां अंडा कब देती हैं, तो अभी जो से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के बीच में मधुमक्खियां अंडा देती हैं। और देखा जाए तो यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि मधुमक्खियों को पालने के लिए उचित समय क्या है, तो आप वहां पर अक्टूबर से दिसंबर तक ट्रिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मधुमक्खियों से संबंधित, तो मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। तो रानी मक्खी का काम क्या है, तो रानी मक्खी का काम क्या है, तो रानी मक्खी अंडे देती है, ठीक है। रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, यानी जो रानी हो गई वो अंडा देगी। नर मक्खी भी होते हैं। यह क्या करते हैं भाई, तो यह दिन भर काम करते हैं। जो वैसे ही आप लोग जानते हैं जो मनुष्य होता है आदमी, वो दिन भर काम करता है, ठीक है। तो उसी से आप जो नर है वो बाहर जिंदगी भर काम करता रहता है। तो मधुमक्खियों में भी वही चीज़ है कि जो नर मधुमक्खी हैं वो बाहर काम करते हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद, दोस्तों अगर देखा जाए तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, तो रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाकर बच्चों को पालन भी करती हैं। ये ना हो तो न छत्ता बने न ही शहद, यानी जो नर पक्षी होता है, नर ये बोलते हैं मधुमक्खी, वो अगर नर रहे तो न छत्ता बनेगा न शहद, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, शहद के बिना छत्ते पर सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं, ठीक है। अगर शहद के बिना अगर शहद नहीं है तो सारी मधुमक्खियां क्या होता है, भूखी ही रह जाती हैं। नर के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं होता है। जो नर होता है उसको, नर जो मधुमक्खियां होती है उन लोगों के लिए छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं होता। अब देखेंगे चींटी के बारे में। दोस्तों चींटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग चींटी का चित्र देख रहे हैं। सभी चींटियां का काम भी बांटा होता है। दोस्तों लो अभी देखिए, जो चींटी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चींटियां दिखाई दे रहे हैं। तो इन चींटियों का भी काम बटा हुआ है कि तुम ये काम करोगी, तुम वो काम करोगी, तुम ये काम करोगी। इन लोगों में भी नहीं पट रहा है, बताइए। सबको काम बटा हुआ है। तो देखिए चींटी में क्या क्या काम बटा है, तो जो रानी चींटियां यानी जो स्त्रीलिंग, जो रानी चींटियां हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखते हैं और मजदूर चींटियां बिल तक भोजन ढूंढ कर लाते हैं। यानी चींटियों का प्रकार यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 प्रकार का हो गया। एक रानी चींटी होगी जो अंडा देगी, एक सिपाही चींटी हो गई, यानी सिपाही जी अपना बिल उल का वगैरह वगैरह अपना ध्यान रखेंगे। तीसरा जो चींटी का प्रकार है वो मजदूर चींटी है जो बेचारी दिन भर काम करेगी। यानी चींटियों में 3 प्रकार हम लोग देख लिए और तीनों का काम अलग अलग भी देख लिए। अब देखिए चींटियों के बारे में एक बात और हम बता दें कि चींटी जो होती है वो लाइन से क्यों चलती हैं। तो चींटी चलने के क्रम में एक गंध छोड़ती है और उसी गंध को पीछे वाली चींटियां देख करके उसी गंध के आधार पर वो आगे बढ़ती रहती है। अब चींटियों के आधार पर यहाँ पर दीमक और ततैया, ये देख रहे हैं आप, दीमक सब है। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं, ठीक है। जो दीमक होते हैं और ततैया होते हैं उसी चींटी के तरह से ही काम करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गांधीधाम अहमदाबाद में है। गांधीधाम अहमदाबाद में है, बेलसाड़ आपका गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं मडगांव। दोस्तों मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसलिए कि पूछ देता है कि मडगांव से अगर गोवा हम जाते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर आप ट्रेन से गोवा जा रहे हैं, गोवा से केरल जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में कितने सुरंग मिलेंगे या कितने पुल मिलेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो गोवा से केरल तक रेल के रास्ते जाने से आपको 92 सुरंग और 2000 पुल दिखाई देंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों 36, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, यानी मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बली अम्मा बोलते हैं। और नानी को क्या बोलते हैं, तो अम्मुम्मा बोलते हैं। ठीक है, यानी मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा बोलते हैं और नानी को अम्मुम्मा कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए गए हैं दोस्तों। ये कभी आप स्क्रू करके नहीं, स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि ये 60 या 60 क्वेश्चन का सीरीज है। ये 60 क्वेश्चन का सीरीज और 60 जो प्रश्न लिए गए हैं, ये सारे के सारे एनसीईआरटी पर आधारित और सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीरीज देख रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 37 नंबर का ये है क्वेश्चन। तो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, ये एक वेट लिफ्टर महिला है जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इनसे एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इनके बारे में अगर देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने कितने मेडल भारत के बाहर जीते हैं, तो 29 मेडल भारत के बाहर जीती हैं। इन्होंने कितने साल की उम्र से वजन उठाना शुरू कर दी, तो 12 साल की उम्र से वजन उठाना शुरू। अब इन्होंने कितने किलोग्राम तक वजन उठाने का रिकॉर्ड है इनके पास, तो 130 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाने का एक रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है, उठा लेती हैं। अब नेक्स्ट एक और बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां दोस्तों, उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, फूलों की घाटी कहलाती है। दोस्तों क्वेश्चन ये आया हुआ है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो फूलों की घाटी उत्तरांचल में है दोस्तों। समय मिले तो वहां जाइए, केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये कहाँ का अगर देखा जाए तो कलाकारी है, मधुबनी आर्ट है दोस्तों। मधुबनी आर्ट भी अपने आप में एक बहुत मायने रखता है और इससे भी एनसीईआरटी के बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौक़ों पर वहाँ की दीवारों पर और आंगन में इस तरह का चित्र बनाया जाता है जिसे मधुबनी आर्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मधुबनी आर्ट जो बनाया जाता है उसमें जो कलर प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ का होता है, तो दोस्तों जो चित्र बनाया जाता है उस चित्र में चावल के पीसे हुए, ठीक है, चावल के घोल के में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी पूर्ण रूप से प्राकृतिक। दोस्तों अब नेक्स्ट जो आज गया ये भी क्वेश्चन बनता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको भी कह सकते हैं। ये आप जो फूल देख रहे हैं ये कचनार के फूल है, ठीक है, और ये कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों बनाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर केले के फूल की सब्जी। तो दोस्तों केरल जो केला का फूल है, केला का फूल का सब्जी केरल में बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सहजन के फूल का सब्जी। तो दोस्तों सहजन के फूल का सब्जी आपका महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। कचनार का फूल कहाँ है, कचनार का फूल उत्तर प्रदेश, केला के फूल से सब्जी केरल और सहजन के फूल का जो सब्जी होता है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 44। गुलदावरी और जीनियस के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। यानी इत्र कहाँ पाया जाता है, तो इत्र कन्नौज जिला में पाया जाता है।
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, ठीक है। गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में और बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का है दोस्तों, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। गीजू भाई गुजरात, याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन आ गए पक्षियों के बारे में दोस्तों। पक्षियों से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। यहाँ घोंसला देख रहे हैं और घोंसला के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों कलचिड़ी एक पक्षी होती है, कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन बोलते हैं, ठीक है। कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन पक्षी बोलते हैं और ये पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 पत्थर है, उसके बीच में अपना घोंसला बना लेती हैं, ठीक है, बनाती हैं। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्थरों के बीच में कौन चिड़िया घोंसला बनाती है, ठीक है। तो इसमें कलचिड़ी पक्षी होती है और उसमें किसका किसका प्रयोग करती है दोस्तों, ये भी पूछता है। तो उसमें ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है, नाजुक टहनी, जड़ें भी होती हैं। नेक्स्ट घोंसले के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो घोंसला है यहाँ पर कौवे के घोंसले के बारे में बताया गया है। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। यानी आपसे पूछ देगा कि किस के घोंसले में तार लगे होते हैं, पतली पतली तारें भी लगी होती हैं, तो ये कौवा के घोंसले में लगे होते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोयल एक चतुर पक्षी है। अगर आपसे पूछ दे कहें कि चतुर पक्षी कौन सी है, तो हम लोग ज़्यादातर लगाते हैं कौवा को, यानी कौवा चालाक तो है, लेकिन चतुर में देखा जाए तो कोयल चतुर है, क्योंकि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसला में दे देती है और कौवा बेचारा उसको अपना अंडा समझ करके सेता है, ठीक है। तो कोयल तो चतुर पक्षी हो गई और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल ही है जो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, फाख्ता कैक्टस की एक पक्षी है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये जो फाख्ता कैक्टस जो पक्षी है, ये कांटों के बीच या मेहंदी की पेड़ में घोंसला बनाती है, ठीक है। जो कैक्टस ये पक्षी देख रहे हैं ना, तो ये मेहंदी के डाल में, मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है, कांटों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। कौन पक्षी है? तो फाख्ता कैक्टस। अब गौरैया कहाँ अपना घोंसला बनाती है दोस्तों? तो गौरैया देखेंगे तो गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे घर के किसी छिद्र में, आईना के पीछे, जैसे गौरैया अलमारी के ऊपर, आईना के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला खंडहर उंडहर में बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एक पक्षी है, यहाँ देख रहे हैं, जो पेड़ों में छेद करके, ये देखेंगे आप, पेड़ों में छेद करके ये घोंसला बनाइए। तो ये कौन सी पक्षी है दोस्तों? इसको बसंत गौरी बोलते हैं। कौन पक्षी बोलते हैं दोस्तों? बसंत गौरी बोलते हैं, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ कौन चिड़िया निकालती है? तो वो चिड़िया है आपका बसंत गौरी। और बसंत गौरी पेड़ों के टहनियों में क्या करती है? तो छेद करके अपना घोंसला। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे घोंसला। यहाँ घोंसला जो आप देख रहे हैं ये सिला हुआ है, यानी चारों तरफ से यहाँ सिला, ये चारों तरफ सिलाई किया हुआ है। तो दोस्तों ये कौन चिड़िया है जो कि सिलाई की हुई है और इतना अच्छा घोंसला बनाई है? तो इसके बारे में अगर हम कहें तो ये दार्जिन नाम की एक चिड़िया होती है। दार्जिन नाम की चिड़िया जो अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो दार्जिन चिड़िया होती है जो कि सिलाई करती है। दार्जिन यानी आप लोग याद रखिएगा दर्जी से, ठीक है। दर्जी से आप लोग याद रखिएगा कि दार्जिन जो चिड़िया होती है वो अपना घोंसला नुकीली चोंचों से सिल करके बनाती है। ये लटका हुआ अगर देखा जाए तो कौन सा घोंसला बना रही है, कौन चिड़िया ये है भाई? ये इस तरीके से लटका हुआ घोंसला। तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाए तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पेड़, पत्तों की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है, ठीक है।
शक्कर खोरा का जो है आप लोग देख लीजिए कैसे बना हुआ है, वो लटकते हुए घोंसला बनाते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ तक यह इसमें मकड़ी के जाले भी होते हैं। अब देखिए बीवर पक्षी के बारे में देखिए दोस्तों, बीवर पक्षी भी अपना घोंसला ऐसे ही लटकते हुए बनाया है, लेकिन वो घोंसला था कि इस तरीके से अपना था, उसके बाद यहाँ अपना इस तरीके से था। ये थोड़ा उससे कुछ अलग तरीके के घोंसला बनाया है बीवर पक्षी। तो इसके बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पर देखिए नर और मादा वाली बात आ गई। तो जो ये घोंसला बनाने का काम है, ये बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर करते हैं, घोंसला बनाते हैं, और मादा बीवर उस सभी घोंसलों को देखती है। यानी जो मादा है वो सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी कहने का मतलब कि लड़के दुकान अपना सजा करके रखे हुए हैं और लड़कियां अब किसके झांसे में जाएंगी। तो दोस्तों इसमें से जो सुंदर दिखाई देगा उसी में जो बीवर पक्षी है वो जा करके सुंदर सुंदर अपना अंडा देती है और उसमें रहती है। ठीक है, अब देखिए ये बिश्नोई समाज। दोस्तों बिश्नोई समाज के बारे में हम आपसे इसके पहले भी बोले थे। तो ये बिश्नोई समाज राजस्थान में निवास करते हैं। जो पीढ़ी और जानवरों की जो प्रकृति, ठीक है, पेड़, यहाँ पर गलती हो गया है, आप पेड़ रखिएगा, कि बिश्नोई राजस्थान में निवास करते हैं जो पेड़ और जानवरों की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकता है कि बिश्नोई समाज जो प्रकृति की रक्षा करते हैं उनको क्या बोलता है? बिश्नोई समाज। आप ध्यान रखिएगा, बिश्नोई समाज राजस्थान में रहते हैं और पेड़ और जानवरों की रक्षा करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, कौवा, गिलहरी, तिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। और 60 नंबर का जो और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स अवसारी चिंतन से संबंधित है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे आत्मसात ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए कि प्रचलित योजना, यानी कोई योजना चल रहा है, प्रचलित योजना है, उसमें नई अगर जानकारी जोड़ा जा रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे आत्मसात्कार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जैसे झूम की खेती हो गई, उसके बाद बहुत सारे इस तरीके से अभी प्राकृतिक पर्यावरण एनसीईआरटी का जो बुक है उसका पर्यावरण का बहुत सारा छुटा हुआ है। तो अब हम काढ़ा नंबर कहिए, काढ़ा या डोज नंबर 2 देखेंगे, उसका डोज नंबर 3 भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, नहीं तो हम विश्वास करते हैं कि पहला वीडियो आपने ये देखा तो आपको समझ में आ ही गया होगा सेकेंड पार्ट देखना कितना महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड पार्ट अगर मान लीजिए कि आप वीडियो देख भी चुके हैं, दूसरे आपको जानकारी है, तो आप रिवीजन के लिए इन सबको देख लें एक बार, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम भी मनोबल हमारा भी बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे ही इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहें। धन्यवाद।